जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं रेशम कीट पालन के अंतर्गत। जब हम रेशम कीट का पालन करके रेशम का धागा प्राप्त करते हैं तो उस दौरान रेशम कीट के अंदर कौन कौन से प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में हम रेशम कीट पालन जो होता है हमारे, जिसको हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है उस बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अपने साथियों के साथ में से अधिक साझा कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशम कीट पालन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं रेशम कीट के प्राकृतिक शत्रु कौन कौन है। रेशम कीट के प्राकृतिक शत्रु, रेशम कीट के प्राकृतिक शत्रु, रेशम कीट के प्राकृतिक शत्रु। यदि हम बात करें रेशम कीट के नेचुरल जो एनिमीज होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो ओवरऑल 4 से 5 प्राकृतिक शत्रु होते हैं जिनके बारे में हमको याद रखना है। उसमें से भी एक इम्पोर्टेंट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उससे एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक शत्रु की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे जो प्राकृतिक शत्रु आता है उस प्राकृतिक शत्रु का नाम है क्या, एक मक्खी आती है। एक मक्खी आती है। उस मक्खी का यदि हम नाम की बात करें तो उस मक्खी का नाम होता है यूजी मक्खी। ये नाम इंपॉर्टेंट है। मक्खी का नाम क्या होता है? यूजी मक्खी। क्या नाम होता है उस मक्खी का? यूजी मक्खी होती है। और ये जो यूजी मक्खी जो होती है इसका यदि हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ट्राइकोलाइगा। ये वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्राइगोलाइगा बोम्बिसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? ट्राइगोलाइगा बोम्बिसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक मक्खी होती है जो रेशम कीट का प्राकृतिक शत्रु के रूप में कंसिडर किया जाता है। उस मक्खी का नाम क्या होता है? यूजी मक्खी। क्या होता है? यूजी मक्खी होता है। और ये इस यूजी मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्राइगोलाइगा बोम्बिसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये जो यूजी मक्खी जो होती है ये किस प्रकार से रेशम कीट को नुकसान पहुंचाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो यूजी मक्खी होती है ये रेशम कीट की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाती है जो आगे जाकर हमारा जो रेशम का जो धागा होता है वो हम जब उसको प्राप्त करते हैं तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यदि हम बात करें जो ये यूजी जो मक्खी होती है, यूजी मक्खी की जो हानिकारक अवस्था होती है, यूजी मक्खी की जो हानिकारक अवस्था होती है, इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? तो इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो कौन सी होती है? मैगट होती है। कौन सी होती है? मैगट होती है। और ये मैगट क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी के अंदर हम एक ऑर्डर पढ़ते हैं, उस ऑर्डर का नाम आता है डिप्टेरा। क्या आता है? डिप्टेरा आता है। और डिप्टेरा गण के अंदर आने वाले जितने भी कीट होते हैं उन सभी कीटों को हम किस नाम से जानते हैं? मक्खियों के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जितनी भी मक्खियाँ होती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? हमारे डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती हैं। और जो डिप्टेरा गण के अंदर आने वाली जो मक्खियाँ होती हैं उन सभी की जो हानिकारक अवस्था होती है वो कौन होती है? मैगट होती है। कौन सी होती है? मैगट होती है। अब इसकी हानिकारक अवस्था का तो हमको पता चल गया, इसकी हानिकारक अवस्था क्या होती है? मैगट होती है। अब ये मैगट जो होती है वो रेशम कीट की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाती है वो हमें याद रखना है। तो ये जो मैगट जो होती है, ये हम यदि बात करें, ये मैगट जो होती है ये जो रेशम का जो कीट होता है, रेशम कीट की लार्वा अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? लार्वा अवस्था को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। जो हमारे मैगट जो होता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है? तो वो रेशम कीट की जो लार्वा अवस्था जो होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। किसको नुकसान पहुंचाता है? लार्वा अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। ये हमें ध्यान रखना है। या फिर हम कह सकते हैं लार्वा अवस्था को नुकसान पहुंचाता है या फिर लार्वा अवस्था को ये खा जाता है। लार्वा अवस्था को ये क्या करता है? खाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर यदि हम बात करें ये मैगट अगर लार्वा को खा जाएगा तो अल्टीमेटली आगे की जो प्यूपा अवस्था आती है वो प्यूपा अवस्था नहीं बनेगी। और प्यूपा अवस्था जो होता है वो अपने चारों तरफ कोकून का आवरण बनाता है। कोकून का आवरण नहीं बनेगा और हमें रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये यूजी मक्खी जो होती है वो इफेक्ट पहुँचाती है रेशम के कीट को लार्वा अवस्था के माध्यम से। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यूजी मक्खी किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न ज़्यादातर इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट आता है कि रेशम कीट का जो मुख्य जो प्राकृतिक शत्रु होता है वो कौन होता है? मक्खी होता है। उसका नाम क्या होता है? यूजी मक्खी होता है। और यूजी मक्खी का वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है?
ट्राइगोलाइगा बोम्बिसिस होता है, ये ध्यान रखना। और इसकी हानिकारक अवस्था क्या होती है? मैगट होती है। मैगट किसको नुकसान पहुंचाती है? तो रेशम कीट की लार्वा अवस्था को ये नुकसान पहुंचाती है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम नंबर 2 की बात करें, इसके बाद में जो 3 और जो प्राकृतिक शत्रु आते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके केवल नाम याद रखिएगा कि ये भी इनको नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 2 की यदि हम बात करें तो नंबर 2 पर आता है हमारे चींटियाँ आती है। कौन सी आती हैं? चींटियाँ आती हैं। और ये जो चींटियाँ होती हैं इनको हम आंट्स के नाम से जानते हैं। ये भी इसको क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती है, यानी कि रेशम कीट को खाती है, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आता है हमारे भृंग, ठीक है ना। कौन आता है? भृंग। और ये जो भृंग जो होता है इसकी हानिकारक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो इसकी हानिकारक अवस्था होती है गर्भ प्लस वयस्क, इसकी हानिकारक अवस्था होती है। ये दोनों जो होती है वो रेशम कीट को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 पर आ जाता है हमारे, नंबर 4 पर आता है इसके अंदर, नंबर 4 पर आ जाता है हमारे इसके अंदर गिलहरी। नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इस पर कौन आ जाता है? गिलहरी, गिलहरी प्लस चूहे। ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से हमारे रेशम कीट को खेतों के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इसके प्राकृतिक शत्रु होते हैं। 5 स्टार लगाना फर्स्ट वाले को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम के अंदर प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो रेशम कीट के प्राकृतिक शत्रु यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है रेशम कीट के महत्व। रेशम कीट का महत्व, रेशम कीट का जो महत्व होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे हमें 4-5 बिंदु याद रखने हैं जो परीक्षा में हो सकते हैं पूछा जाए। रेशम कीट का, रेशम कीट का महत्व। रेशम कीट के यदि हम महत्व की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 इंपॉर्टेंस याद रखने हैं। उन तीनों के अंदर और छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, उन पॉइंटों को हमें याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है हमारा इंपॉर्टेंस वो क्या आता है? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि जो सेरिकल्चर जो होता है वो किस प्रकार के इंडस्ट्री का प्रकार है? विलेज बेस्ड है या फिर हम बात करें ये एक डेवलपमेंट सिटी के अंदर जो इंडस्ट्री होती है उस पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा जो हमारा सेरिकल्चर जो होता है ये किस पर आधारित होता है? विलेज बेस्ड। ये जो होता है ये कैसी इंडस्ट्री होती है? तो ये विलेज बेस्ड किस प्रकार की इंडस्ट्री होती है? तो विलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो हमारे यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सेरिकल्चर होता है वो किस प्रकार के उद्योग होता है? तो वो होता है हमारे गांव पर आधारित ये उद्योग होता है, ठीक है ना। अब गांव पर आधारित ये उद्योग होता है तो अगर गांव में कोई उद्योग धंधा लगा हुआ है तो उससे अल्टीमेटली किस किस को फ़ायदा होता है? तो वो सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं, वही सारे पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंस के अंदर हम उनको काउंट करेंगे। तो यदि हम बात करें तो अगर ये इंडस्ट्री कहाँ पर लगी हुई है? गांव के अंदर लगी हुई है, तो इसका जो पहला जो इंपॉर्टेंस आता है वो क्या आता है? पहला जो इंपॉर्टेंस आता है वो क्या आता है? तो वो आता है, इससे क्या होगा? पर एरिया इनकम, पर एरिया इनकम जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। पर एरिया जो इनकम होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? इसको ऐसा समझना, पर एरिया यानी कि मान लीजिए पहले हमारे पास में कोई किसान है गांव के अंदर, उस किसान के पास में 2 एकड़ भूमि थी। उस 2 एकड़ भूमि में किसान के द्वारा गेहूं की फसल लगाई गई थी और इसी के साथ में 2 एकड़ के अंदर जौ की फसल लगाई गई थी। जब इन दोनों का पक जाती है फसल, इन दोनों का पक जाने के बाद में, सेल करने के बाद में जो भी इनकम आती है उस इनकम को हम एक तरफ रख देते हैं और उसी 2 एकड़ के अंदर हमने क्या किया? शहतूत की खेती की। और शहतूत की खेती करने के बाद में हमने वहाँ पर रेशम कीट का पालन करने लगे और उसके बाद में हमें रेशम का धागा प्राप्त होगा और रेशम का धागा प्राप्त होने के बाद में जब उसको हम सेल करते हैं तो उसके बाद में जो हमें इनकम प्राप्त होगी, इन दोनों की जब हम गेहूं और जौ की इनकम और जब हम रेशम का जो धागा प्राप्त हो इसकी इनकम का जब तुलना करेंगे तब हमें जो रेशम का जो धागा होता है उससे हमें लगभग जौ और गेहूं से लगभग 3 से 4 गुना अधिक इनकम प्राप्त होगी। तो उससे क्या होगा?
जो एरिया था वो हमारा फिक्स था, 2 एकड़ भूमि थी हमारे पास में, लेकिन जब हमने सहतूत की खेती करने लगे तो उससे क्या हुआ, पर एरिया जो इनकम थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका पहला एडवांटेज आ जाता है या जो इंपॉर्टेंस के रूप में पॉइंट आ जाता है वो क्या हो जाता है, पर एरिया जो इनकम होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अगर गाँव के अंदर कोई इंडस्ट्री आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है, वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ होता है महिला सशक्तिकरण को, अगर गांव में कोई इंडस्ट्री आती है तो उससे क्या होता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। और जो सेरिकल्चर होता है इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ओवरऑल जो गाँवों के अंदर जो सेरिकल्चर का जो ट्रेंड चलता है या जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उसमें 60% जो योगदान होता है, 60% जो योगदान होता है, 60% जो योगदान होता है वो किसका होता है, महिला का होता है। किसका होता है, महिला का होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम सेरिकल्चर करते हैं तब उसके अंदर लगभग जो भी लेबर काम करती है उसका लगभग 60% जो योगदान होता है वो किसका होता है, महिला का होता है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छी थॉट बनती है महिलाओं के प्रति कि महिलाएं भी काम पर जा रही हैं, तो उसकी वजह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। ये इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नंबर थर्ड की यदि हम बात करें तो इससे क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है, यानी कि इससे क्या होता है, स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, तो यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल वही रहेगा, हमारा 2 एकड़ हमारे पास में भूमि थी और उसमें हम जौ की खेती या फिर चावल की खेती कर रहे थे। तो उसके दौरान जो हमने लेबर लगाई थी वो लगाई थी 4 से 5 लेबर में हमने लगभग गेहूं की खेती भी कर ली और चावल की खेती भी कर ली। लेकिन अगर उसी 2 एकड़ भूमि के अंदर हमने रेशम कीट पालन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अधिक श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो उसकी वजह से 2 एकड़ में पहले 5 लोगों को हम रोजगार दे रहे थे, अब 2 एकड़ के अंदर हम लगभग 20 आदमियों को आराम से रोजगार दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। नंबर 4th पॉइंट की यदि हम इसके अंदर बात करें तो नंबर 4th पॉइंट हो जाएगा, इसमें क्या होता है, तो लोगों के जो आजीविका होती है, किसान की जो आजीविका होती है उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। किसान की जो आजीविका होती है, आजीविका में सुधार, किसान की आजीविका में क्या होता है, सुधार होता है। जब कोई भी इंडस्ट्री गांव में आती है तो उससे क्या होता है, किसान की आजीविका में सुधार होता है। यानी कि जो उसका रहन सहन, खान पान और उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है रहने का, वो सारा का सारा परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, सुधार आता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसके अतिरिक्त और क्या क्या होता है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इसके अतिरिक्त हो जाएगा शहर के प्रति जो रुझान होता है, शहर के प्रति जो रुझान होता है, शहर के प्रति रुझान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शहर के प्रति जो रुझान होता है गांव वालों का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर कोई गांव में इंडस्ट्री नहीं होती है तो जो गांव के जो लोग होते हैं वो मजदूरी करने के लिए शहरों में चले जाते हैं। तो अगर गांव में अगर इंडस्ट्री आ जाती है तो उसके दौरान जो लोगों का जो शहर के जाने के प्रति जो रुझान होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि गाँव में इंडस्ट्री आ जाती है, गाँव में उनको रोजगार मिल रहा है, तो दूसरी जगह जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यदि हम बात करें इसी में तो इसके अतिरिक्त हो जाएगा इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो लोगों को क्या होता है, एक अनुसंधान का अवसर मिल जाता है। अनुसंधान का क्या हो जाता है, अवसर मिल जाता है। अब अनुसंधान का अवसर किस प्रकार से मिल जाता है, तो यदि हम बात करें गांव के अंदर इंडस्ट्री आ जाती है तो उसको और गांव के जो लोग होते हैं उनके मन में एक ये थॉट और आती है कि क्यों ना हम इसी इंडस्ट्री को और बड़ा लेवल पर लेकर चले जाए। तो उसके लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ती है। तो उस रिसर्च के लिए उनके अवसर प्राप्त हो जाता है कि इसको हम बड़े लेवल पर किस प्रकार से लेकर जाएं। तो कुछ लोग उसके अंदर रिसर्च के लिए भी काम करने लगते हैं। तो अनुसंधान यानी रिसर्च का भी इनको अवसर प्राप्त हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं जो हमें याद रखना। मेनली ये 6 इंपॉर्टेंस हमें याद रखना है, किसके आधार पर, विलेज बेस्ड इंडस्ट्री होने की वजह से। उम्मीद है आप सभी को ये पहला जो पॉइंट था वो समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर ये जो हमारा सेरिकल्चर जो होता है, इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस आता है वो क्या आता है, वो जो आता है वो आता है चिकित्सा के अंदर। चिकित्सा में भी इसका इम्पोर्टेंस होता है। चिकित्सा में किस प्रकार से होता है, जो रेशम का जो धागा होता है इसके अंदर कई सारे एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कई सारी बीमारियों के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अगला जो बिंदु हो जाएगा इंपॉर्टेंस में वो क्या हो जाएगा, चिकित्सा के रूप में इसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। नंबर 3 की यदि हम बात करें तो नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, तो ये कैसे होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। कैसे होते हैं ये पर्यावरण, जो हमारा सेरिकल्चर होता है ये कैसा होता है, पर्यावरण हितैषी होते हैं, जिसको हम इको फ्रेंडली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम, इको फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें गांव के अंदर, यदि हम 2 इंडस्ट्री की यदि बात करें, पहला हो जाएगा हमारे सिल्क इंडस्ट्री और दूसरा हो जाएगा हमारे जैसे कोयला की इंडस्ट्री हो गई, किसी भी अदर ईंट उद्योग हो गया, कोई सा भी उद्योग मान लीजिए जो हमने गाँवों में इस्टेब्लिश कर रखा है। अगर यदि हम तुलनात्मक रूप से बात करें, जो कोयला इंडस्ट्री होती है उसकी यदि हम बात करें तो उसकी वजह से जैसे उसको हम गाँव में लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसकी वजह से कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे हम बात करें उसकी वजह से हमारा जो पॉल्यूशन होता है वो इंक्रीज होता है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो आसपास का जो वातावरण होता है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो कई सारे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन यदि अगर हम बात करें सिल्क इंडस्ट्री हमने लगा रखी है गांव के अंदर, तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, कोई भी सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसी कारण से कहा जाता है ये कैसे होते हैं, पर्यावरण हितैषी होता है। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं पर्यावरण हितैषी जो होता है वो किस किस प्रकार से होते हैं। तो जब हम सिल्क इंडस्ट्री लगाते हैं, जब हम सिल्क उद्योग लगा लेते हैं, सिल्क उद्योग लगाने के बाद में क्या क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है, तो इसके द्वारा ना ही कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी इसके द्वारा। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा इसके सहायता से। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो नो पॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हम बात करें जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। पूर्णतः क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। जो हमारा प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम सिल्क इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस होता है जो सिल्क इंडस्ट्री से संबंधित होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेरिकल्चर से हमें ये एडवांटेज प्राप्त होते हैं, या ये हमें इंपॉर्टेंस मिलते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो सेरिकल्चर जो टॉपिक होता है वो ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।